नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला प्रशासन की कार्यवाही, जैन बेकरी को 7 दिन के लिए किया बंद। जेडी स्वीट के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश। वारासिवनी में पुलिस अभिरक्षा से फरार हुए 151 का आरोपी। लाल बर्रा में अतिक्रमण की बड़ी कार्यवाही, देर शाम तक चलती रही कार्यवाही। मध्य प्रदेश शासन का फैसला, प्रमोशन पर नए पदनाम से राहत देने की योजना। कर्मचारी अधिकारियों में मिलीजुली प्रतिक्रिया। सरपंचों को कलेक्टर की 2 टूक, सरकारी राशि जमा करो वरना चुनाव से हो सकते हैं विरक्त। नगर पालिका को मिला छोटा पुल, शहर में जल प्रदाय व्यवस्था के लिए बनेगा स्टाफ डैम। वन अपराधों पर अंकुश लगा रहा बेल्जियम शेफर्ड डॉग चूम, 1 वर्ष में 6 बड़े अपराधों का किया खुलासा। और पद्मेश 24/7 न्यूज के बाद देखिए पद्मेश 24/7 की विशेष रिपोर्ट। जंगल कटता रहा, वन विभाग सोता रहा। और अब खबरें विस्तार से। शहर की जनता को भीषण गर्मी के दिनों में 2 वक्त का पानी प्रदाय करने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा योजना तैयार कर ली गई है, जिसके तहत जल्द ही वैनगंगा नदी पर स्टॉप डैम बनाया जाएगा। आपको विस्तार से पूरी जानकारी बताते हैं कि इस वर्ष मई और जून के महीने में पड़ी भीषण गर्मी ने वैनगंगा को सूखा दिया था, तो शहर के भीतर भीषण जल संकट की स्थिति निर्मित हो गई थी। यह स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए शहर के गर्रा स्थित वैनगंगा नदी के ब्रिटिशकालीन छोटे पुल को सिंचाई विभाग ने पीएचई के माध्यम से नगर पालिका को हस्तांतरित कर दिया है। इस छोटे पुल पर स्टॉप डैम बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। सिंचाई विभाग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एसएस गहरवार ने जानकारी दी कि पुल की जर्जर स्थिति को देखते हुए उसे बंद कर दिया गया है और आम आदमी से यही अपील की जाती है कि उस पर पैदल भी ना चले। हालांकि आगामी दिनों में इस पर नगर पालिका के द्वारा स्टॉप डैम बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस पूरे मामले पर नगर पालिका के सीएमओ दिनेश वाघमारे बताते हैं कि कागजी कार्रवाई शुरू हो चुकी है, जल्द ही हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद कार्य योजना तैयार कर स्टॉप डैम बनाने का काम शुरू किया जाएगा। महिला बाल विकास के द्वारा संचालित शहर के वार्ड नंबर 29 आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 59 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के बीच चल रहे विवाद का निपटारा करने के लिए अधिकारियों की टीम आंगनवाड़ी पहुंची। महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने दोनों ही पक्षों की बातें सुनी और इस दौरान वार्ड के कुछ लोग भी उपस्थित थे। विवाद इतना अधिक गहरा था कि इसका कोई निराकरण नहीं निकल सका, क्योंकि सहायिका के द्वारा कार्यकर्ता पर गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिस कारण अधिकारियों ने तत्काल कार्यकर्ता और सहायिका को समझाइश देकर वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जांच किए जाने की बात कही गई। किसी को जहर देने वाली बात है, समझ रहे हैं इसका क्या मतलब होता है? अच्छा ये बता, कौन सा जो मोहल्ले में टीकाकरण है जो उन्होंने नहीं करवाई, किसको पैसे नहीं दिलवाई, किसका काम नहीं करवाई, अब सर के सामने बताओ, बोलो जल्दी, उन्होंने क्या गलत करी? इतना सारे लोगों का सपोर्ट है ना, तो झूठ में तुम्हारे साथ देंगे क्या, बताओ मेरे को। आज 59 केंद्र आंगनवाड़ी केंद्र का मैं निरीक्षण करने आया। यहाँ की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आरती झारिया है और सहायिका जो है मीना राउत है। आंगनवाड़ी सहायिका ने जन सुनवाई में एक शिकायत भेजी है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आरती झारिया जो बच्चों को हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करती, वो बच्चों को जहर दे सकती है, मुझे फंसवा सकती है। इस संबंध में हम लोग जांच करने आए आज। क्या पाया फिर? मुझे नहीं लगता कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों को जहर देगी। इनके आपसी विवाद है और आईसीडीएस का विवाद नहीं है, ये आपसी विवाद है। आपसी विवाद में ये आईसीडीएस की छवि खराब करते हैं, बदनामी करते हैं और हितग्राहियों को लाभ नहीं मिल पाता इस कारण से। तो विभाग ने इनका जो विवाद है लगभग सालों से ये चल रहा है। अब ये सारे विवाद को जो है कि हम वरिष्ठ अधिकारी के संज्ञान में लेके वरिष्ठ अधिकारी को देंगे, क्योंकि दोनों जो इतने सक्षम है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आरती झारिया भी सक्षम है और मीना राउत भी सक्षम है, ये हर मंच पे शिकायत करते हैं और बहुत जागरूक है, लेकिन इन दोनों के विवाद के कारण आईसीडीएस बहुत प्रभावित हो रहा है। अब विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को हम लोग पूरे रिपोर्ट देंगे और अंततः ये विभाग कोई डिसीजन पे आएगा, या तो दोनों की सेवा समाप्त करके नई भर्ती करेंगे। वन अपराधों को रोकने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने प्रदेश के 5 जिलों में डॉग स्क्वाड तैनात किया है,
जिसमें बालाघाट जिले को भी एक बेल्जियम शेफर्ड प्रजाति का डॉग तैनात किया गया है दिया गया है, जिसने 1 वर्ष के भीतर 6 बड़े अपराधों का खुलासा करने में बड़ी अहम भूमिका निभाई है। मध्य प्रदेश के सबसे अधिक टाइगर और वन्य प्राणियों की नर्सरी करे जाने वाले बालाघाट जिले में जितना अधिक वन्य प्राणी सुरक्षित है, उतना ही इनके शिकार का खतरा भी ज्यादा है। लिहाजा शिकार के अपराधियों पर नकेल कसने के लिए मध्य प्रदेश शासन के द्वारा वर्ष 2018 में चूम नामक बेल्जियम शेफर्ड डॉग जिले में तैनात किया गया है। अपने छोटे से कार्यकाल के दौरान चूम ने यह दिखा दिया कि उसमें गजब की फुर्ती है, सूंघने की शक्ति बहुत तेज है, जिससे वह बड़े अपराधों पर नकेल कस सकता है, जिसकी बानगी वर्ष 2018 में चूम ने जिले में तैनाती के कुछ दिन बाद ही दिखाई थी, जब उकवा में एक बाघ की खाल मिली। आरोपियों के द्वारा आगे की जानकारी नहीं दी जा रही थी, तो यहाँ से शुरू हुआ चूम का काम। उसने अपने सूंघने की शक्ति से बाघ के शरीर के अन्य अंगों का पता लगा लिया, जो शायद वन विभाग के लिए बेहद मुश्किल काम था, जिसके आधार पर आरोपियों पर और अधिक शिकंजा कसा जा सका। बालाघाट रेंज अधिकारी पायल राजावत बताती है कि 2018 में चूम को बालाघाट लाया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने वन और वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए उसे 6 महीने का प्रशिक्षण दिया गया है। वन रक्षक मनोज नागरे और विष्णु मरकाम को ट्रेनिंग दी गई, जिससे दोनों वन अपराध को रोकने के लिए चूम से मदद लेते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले कलेक्टर दीपक आर्य ने जिले भर के सरपंचों को 2 टूक शब्दों में वार्निंग दे दी है कि समय पर सरकारी राशि को जमा करवा दे, वरना चुनाव लड़ने की योजना बदल दे। आपको बता दें कि जिला पंचायत सीईओ रजनी सिंह के द्वारा बीते 2 महीनों से लगातार सरपंचों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं कि वह विभिन्न मदों से जारी की गई सरकारी राशि जिसका उपयोग हुआ हो या फिर बची हो, तो जल्द से जल्द जिला पंचायत में जमा करवा दे। हालांकि इसके बाद कुछ सरपंचों ने जल्द से जल्द राशि जमा करने में फुर्ती दिखाई, बावजूद उसके आज भी ऐसे कई सरपंच हैं जिन्होंने राशि जमा नहीं की है। जो भी लंबित कार्य थे, जो समय सीमा पूरे नहीं किए जा सके थे, उन सभी में रिकवरी कार्रवाई निरंतर जारी है। सीओ जिला पंचायत रेगुलर अपना कोर्ट ले रही हैं और हर कोर्ट में आप देख ही रहे हैं कि वसूली की जा रही है और जो वसूली नहीं दे रहे हैं उनको जेल भी भेजा जा रहा है। इसी तारतम्य में जो भी कार्य चुनाव के से सीमा से 2 महीने पहले 3 महीने पहले यदि पूर्ण होने थे और नहीं हुए हैं, तो उन सभी सरपंचों के खिलाफ, उन सभी सचिवों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और प्रयास किया जाएगा कि वो अगला चुनाव न लड़ पाए। धारा 40 धारा 92 के तहत कार्रवाई होती है, उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाएगा जो भी समय सीमा में अपना कार्य पूर्ण नहीं कर पाएंगे, और उसके बाद उसमें आदेश करके उनको आगे चुनाव से प्रतिबंधित किया जाएगा। जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर कायदी नवदुर्गा उत्सव समिति के द्वारा 70 भक्तों का जत्था पैदल 110 फीट लंबी चुनरी यात्रा डोंगरगढ़ तक के लिए रवाना हुई। निश्चित ही आपको बता दें कि शहर से जब यह चुनरी यात्रा रवाना हुई तो लोगों को नवरात्रि से पहले मां दुर्गा की आराधना का निकटतम एहसास हो गया। इस दौरान दर्जनों लोगों ने इस चुनरी यात्रा में शामिल लोगों का स्वागत भी किया। ये डोंगरगढ़ कितनी फीट चुनरी यात्रा निकली? ये हमारी है 110 फीट। कितने लोगों का जत्था जा रहा है? ये हमारे 70 लोगों का। ये क्या पहली बार ही जा रहा है या सेकेंड बार जा रहा है? तो आज निकलेंगे कब पहुँचेंगे? ये परसों पहुँच जाएंगे 28 तारीख को शाम 5 बजे तक। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा आदेश जारी किया गया है कि पदोन्नति में आरक्षण के मामले के लंबित होने के कारण अधिकारी कर्मचारियों को उच्च वेतनमान देने का निर्णय लिया है, जिसमें अधिकारियों कर्मचारियों के बीच मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही। कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष राजेश वर्मा के अनुसार मध्य प्रदेश शासन की नीति उचित दिखाई नहीं देती, जिस कारण उपयंत्री और तकनीकी कर्मचारियों को पदोन्नति मिलने से सही लाभ नहीं मिल पाएगा। इसमें अभी मैंने जैसे कि अभी पढ़ा मैंने कि ये जो उच्च से अपने सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा एक आदेश जारी किया गया हुआ है, ये माननीय गोविंद सिंह जी मंत्री जी इनके द्वारा आदेशित किया गया है कि जो उच्च पदों पर जो हमारे जो पदोन्नति में आरक्षण का जो मामला जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसके तहत जो है भी प्रमोशन नहीं हो पा रहे हैं, और वर्तमान में इस सरकार ने जो है आरक्षण पदोन्नत न करते हुए यह उच्च वेतनमान देने का इन लोगों ने जो किया हुआ है 28 में ये निर्माण विभाग के अंतर्गत जितने भी हमारे सब इंजीनियर्स हैं और भी निर्माण विभाग के अंतर्गत जो हमारे टेक्निकल जो कर्मचारी हैं उनके लिए पदोन्नति का जो वो किया हुआ है वो बिल्कुल गलत है।
और हम तो ये चाहते हैं कि उनकी पदोन्नति होना चाहिए और इसका हम बिल्कुल विरोध करते हैं। महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी व ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष दिनेश शर्मा बताते हैं कि पदनाम बदलने से कर्मचारी अधिकारियों को लाभ नहीं होगा। वर्तमान समय में आरक्षण का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कि सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया। सामान्य प्रशासन विभाग की कोई खबर आ जाई है जो लोक निर्माण विभाग इंजीनियर से रिलेटेड है, और जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बहुत पुराने से चल रहा है और बहुत सारे नए डिपार्टमेंट आए हैं जो 80 के बाद से चालू हुए हैं, उनके विषय में कोई वो सूचना जो है पेपर की कटिंग है, मौन है। तो अभी कर्मचारियों का कोई निर्णय नहीं हुआ है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब पदनाम से कोई फ़ायदा नहीं होगा, जब तक कि कर्मचारियों को पदोन्नति ना होगी तो उनकी जो मांग पूरी नहीं होगी। पदोन्नति बहुत आवश्यक है। लंबे समय से लोग पदोन्नति के लिए मांग कर रहे हैं, लोग रिटायर्ड हो रहे हैं पदोन्नति के चक्कर में। सरकार को कोई अच्छा सोल्यूशन निकालना चाहिए। यदि आप पदनाम दे रहे हो तो आप उसके साथ कोई आर्थिक लाभ भी जुड़े, या उसको क्या दायित्व होंगे ये भी तय होने चाहिए ना। और सभी विभागों के लिए नहीं हुआ है, क्योंकि ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से लोक निर्माण डिपार्टमेंट तक की सीमित है ये, और वो भी अभी कोई सामान्य प्रशासन विभाग का लिखित में कोई ऑर्डर जारी नहीं हुआ है। आप संतुष्ट नहीं है मतलब इससे? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है जी। पशु चिकित्सा विभाग में पदस्थ डॉक्टर अरुण नेमा के अनुसार भोपाल स्तर पर यह चर्चा सुनने में मिली है कि निर्माण संबंधित विभाग में उच्च पद लंबे समय से खाली है, जिसमें कर्मचारियों की पदोन्नति न करके उच्च पद नाम दिए जाने की तैयारी चल रही है। नहीं, अभी तो इस तरह की कोई जानकारी नहीं लगी, लेकिन पेपर की जो खबरों के पढ़ने में जो आया है और भोपाल में जो चर्चा हुई है उसके आधार पर पता चला है कि जो निर्माण के 4 विभाग हैं, निर्माण कार्य में जो संलग्न शासकीय विभाग, इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले, वहाँ पे जो कि उच्च पद काफ़ी रिक्त हैं और जो जूनियर इंजीनियर्स हैं उनको पास प्रभार है। तो ये पता चला है कि सरकार ने, सामान्य प्रशासन विभाग ने शायद ये आदेश जारी किए हैं कि उनको उच्च पद नाम दिए जाएँ जिनकी अधिक सेवा हो गई है। तो इस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है कि जो सब इंजीनियर्स हैं उनको सहायक अभियंता का पद जिनकी सेवा हो गई है काफ़ी लंबे समय से, उनको दिया जाएगा। बाकी इसके अलावा तो कोई जानकारी नहीं है। सर, क्या इस फैसले से खुश हैं आप? नहीं, इस फैसला तो अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है। ऐसी बैठक में ये हुआ है, निर्देश देने के लिए कहा गया है, लेकिन जब पूरा निर्णय आ जाएगा, उसको पढ़ा जाएगा, तब अपन उसके बारे में कोई प्रतिक्रिया दे सकते हैं। सर, क्या एक ही विभाग के लिए निर्णय लिया जा रहा है, क्या अन्य विभागों के लिए भी लिया जाएगा? डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष इंजीनियर विजय रावतकर बताते हैं कि मध्य प्रदेश डिप्लोमा एसोसिएशन के द्वारा लंबे समय से शासन के समक्ष यह मांग रखी जा रही थी कि डिप्लोमा इंजीनियर्स लंबे समय से एक ही पद पर कार्यरत है, उन्हें पदोन्नत किया जाए या फिर विभाग में खाली पड़े उच्च पदों पर पदनाम बदल दिए जाए। शासन ने इसी तारतम्य में यह फैसला लिया है। मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन ने शासन के समक्ष अपनी मांग रखी थी कि हमारे जो उपेंद्री साथी हैं वो उपेंद्री पद पे भर्ती होकर के उपेंद्री पद पे रिटायर हो रहे हैं और उनको एक भी पदोन्नति नहीं मिल रही है। तो कम से कम पदोन्नति नहीं मिल रही है तो 28 साल के बाद में सहायक एंट्री का पदनाम दिया जाए। इस पर शासन ने गौर किया और कल 25 तारीख को भोपाल में मीटिंग हुई कर्मचारी कल्याण समिति की, और उसमें सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने यह निर्णय लिया है कि उपेंद्री संवर्ग को 28 साल की सेवा के बाद सहायक एंट्री का पदनाम दिया जाएगा। ये एक गौरवपूर्ण कार्य है मध्य प्रदेश शासन का और हम इसको एक्सेप्ट करते हैं और हमारे साथियों में इस निर्णय से, शासन के निर्णय से बहुत हर्ष है, बहुत उत्साह है लोगों में कि कम से कम उपेंद्री से सहायक एंट्री का पदनाम तो मिला। थोड़ा सा हमको गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि सहायक एंट्री के पद पे हम काम करेंगे। तो ये बहुत अच्छी पहल है शासन की और हम शासन का स्वागत करते हैं इस संबंध में। जिला अध्यक्ष अजाक संघ पशु चिकित्सक डॉक्टर घनश्याम परते के अनुसार इंजीनियर को उच्च पद नाम दिए जाने की योजना चल रही है। सहायक अभियंताओं को शायद अभियंता, इस तरह अन्य पदनाम परिवर्तित कर दिए जाएंगे, लेकिन जब तक आप सुविधाएं और सेवाएं नहीं देंगे तब तक पदनाम का कोई औचित्य नहीं है। शासन एक तरह से झुंझुना दे रही है।
देखिए, सरकार का जो निर्णय है उच्च पद का नाम देना है, केवल पदनाम दिया जाना है। इसमें कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि पदनाम के साथ साथ क्या जो शक्तियां हैं उस पद की, क्या वो दी जा रही हैं कि नहीं दी जा रही हैं। और साथ ही साथ जब शक्तियां दी जाएंगी तो स्वाभाविक उस पद का कर्तव्य भी कुछ हो जाएंगे जो कर्मचारियों के लिए निहित होते हैं। यदि आप बगैर शक्तियों के, बगैर उनके अधिकार के या बगैर कर्तव्यों के यदि उस पद का नाम दिया जाता तो वो कोई औचित्य नहीं रह जाता, नंबर 1। नंबर 2, यदि आप ये कहते हैं कि नहीं साहब हम उनको पद भी देंगे, पद के साथ साथ शक्तियाँ भी देंगे और उनके कर्तव्य भी देंगे, तो फिर उसमें ये हो जाएगा कि आप सारे के सारे लोगों को, मतलब जो अभी जो मुद्दा एक आया था हमारा पदोन्नति पे आरक्षण वाला, कि पदोन्नति पे आरक्षण को अवैध करार देकर उस पर स्टे लगा दिया गया है, तो उस पर जो सुनवाई चल रही है, तो जब यदि आप पदोन्नति, नया पद जो आप देंगे लोगों को या उच्च पद जो आप पदनाम जो आप देंगे, तो फिर सबको एक साथ आप सम्मिलित करेंगे, और सबको एक साथ सम्मिलित करेंगे मतलब फिर वहाँ पे आरक्षण का उल्लंघन हो जाएगा और एक प्रकार से मैं कह देता हूँ ये असंवैधानिक प्रक्रिया हो जाएगी। तो क्या मानते हैं इस प्रक्रिया को आप? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि सरकार को ये चाहिए कि उच्च पद दे रही है, उच्च पदनाम यदि दे रही है बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ कर्तव्य और अधिकार तो साथ में दे ही दे। और उससे पहले तो बेहतर ये हो जाएगा जो अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जो उसमें जो आवश्यक जानकारी जो माननीय सुप्रीम, निश्चित ही शासन ने अपनी ओर से पहल की है कि प्रमोशन ना ही सही पदनाम बदल दिए जाए, जिससे शायद उसकी शासकीय कर्मचारी अधिकारियों के बीच पैठ अच्छी हो जाए। लेकिन उसे क्या पता कि अधिकारी कर्मचारी वास्तविकता में क्या सोचते हैं। यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि पदनाम बदलने से क्या क्या परिवर्तन होते हैं। जिले के बैयर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पांड्या टोला उकवा निवासी 3 आदिवासियों की 52 एकड़ जमीन पर जबरन अवैध कब्जा करने का मामला प्रकाश में आया है। मामले में लक्ष्मण सयाम, किशनलाल, सोहनलाल जाति गोंड ने बताया कि हमारी 52 एकड़ जमीन पर जतिंदर सिंह सरदार उर्फ जत्थी निवासी बालाघाट ने पिछले कई वर्षों से अवैध कब्जा किया हुआ है, जिसकी प्रताड़ना से तंग आकर हमने मुख्यमंत्री के नाम इच्छा मृत्यु की अनुमति का आवेदन राजस्व अनुविभागीय अधिकारी को किया है। सर, हमारी जमीन पुरखों बाप दादाओं की है, पुरखों की 52 एकड़ 47 डिसमिल है, जिसमें जतिन सरदार ने गैर कानूनी से कब्जा कर रखा है। हाँ। और हमें खेती करने वाले नहीं दे रहा है। हाँ। इतनी खेती रहने के बाद भी हम लोग मजदूरी कर रहे हैं, बस इधर उधर घूम रहे हैं। जब भी खेती करने जाते हैं तो डराता धमकाता है, जाति हिसाब से गाली देता है और भगाता है सर। अच्छा, इसकी शिकायत नहीं की आपने किसी से कभी? शिकायत की थी सर थाने में, जज साहब के पास भी केस चालू है अभी। हाँ। और मंत्री से भी हमने लिखित पे वो दिए हैं कि हमें इच्छा अगर नहीं हमें नाम दिया जाए तो हमें इच्छा दिया। इतनी सारी संपत्ति रहने के बाद भी हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं सर। हमारा घर द्वार भी बिल्कुल एकदम ऐसी है। इतनी सारी संपत्ति अगर रहे तो मजदूरी करना बोले तो परेशानी होती है सर। अगर आपको ये भूमि वापस नहीं मिलती है तो क्या करेंगे आप? मुख्यमंत्री शिक्षा मृत्यु की जो हमने लिखित के दी है वो मांगेंगे। इस मामले में बैयर एसडीएम चंद्र प्रताप गोहल बताते हैं कि आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी के पास या उनके कब्जे में होना गैर कानूनी है। आवेदक की शिकायत पर जांच करवाई जा रही है। क्या मामला है? जुनून भूमि पर एक 145 का प्रकरण चल रहा है सीआरपीसी का, जिसमें कब्जे के कारण वो शांति व्यवस्था भंग हो रही है। इस प्रकरण में प्राइमा फेसी ये है कि जिसका कब्जा पिछले 2 वर्ष में होगा उसको प्राइमा फेसी कब्जा दिया जाता है, परंतु जो अंतिम निराकरण है इसका, अगर इनके नाम जमीन है तो ये अतिक्रमण की बेदखली की कार्रवाई करा सकते हैं तहसीलदार के यहाँ। एवं अगर ये ट्राइबल टू नॉन ट्राइबल लैंड गलत रूप से गया है तो इसकी भी जांच हम कर रहे हैं और जो इसमें नियमानुसार होगा वो कार्रवाई करेंगे। इन्होंने मुख्यमंत्री से इच्छा मृत्यु के आवेदन भी किया हुआ है। जी हाँ, अभी संज्ञान में आया है। हमने उनको समझाइश दी है कि प्रशासन जो है वो न्याय के साथ है, जो सही होगा वो हम करेंगे। ये लक्ष्मण सिंह सयाम, पांड्या टोला उकवा तहसील, परसवाड़ा जिला बालाघाट का है, जिसके द्वारा एक आवेदन पेश किया गया कि उसकी 52 एकड़ 47 डिसमिल ज़मीन किसी जतिंदर सिंह निवासी बालाघाट के द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जिसकी जांच थाना बैयर में की जा रही है। जांच उपरांत उचित कार्रवाई की जाएगी। सर, इस तरह के मामले और भी आपके नॉलेज में हैं? अभी तो कोई संज्ञान में नहीं है, जैसे भी आए वैधानिक कार्रवाई की।
सर लक्ष्मण ने एक इच्छा मृत्यु की भी इच्छा रखी है जो आवेदन के तौर पर आपके द्वारा ही जानकारी प्राप्त हुई है। महिला बाल विकास परियोजना वारासिवनी अंतर्गत किशोरी बालिकाओं ने 26 सितंबर को थाने का विजिट कर थाने के कार्यों को जाना। यह भ्रमण वारासिवनी परियोजना प्रभारी अधिकारी नवशीला मसराम के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर किशोरी बालिकाएं रैली के माध्यम से थाने पहुंची, जहां प्रधान आरक्षक उमेश दिएवार के द्वारा समस्त विद्यार्थियों को थाने में संपादित होने वाले कार्य एवं थाने का भ्रमण करवाया गया। साथ ही किस प्रकार FIR दर्ज कराई जाती है और कौन कौन से कार्य पुलिस के होते हैं बताए गए। जिसके बाद उप निरीक्षक नरेश सिंह रावत के द्वारा विद्यार्थियों को कानून संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि थाने में पुलिस महिला अपराधों में किस प्रकार कार्रवाई करती है। और इसके लिए 3 साल के बाद में एक अशुद्ध रहेगा यहाँ पे, वो एडिशनल और एसपी रैंक का जिसका रहता है अपना अशुद्ध रहेगा और एक क्या रहेगा सांस को लगा रहेगा, तो वो एसपी रैंक का दिक्कत देगा। महिलाओं के लिए किसी महिला को कोई भी समस्या हो तो हमें थाने की हेल्प डेस्क में महिला हेल्प डेस्क पूरे नाम से उसमें आके शिकायत कर सकते हैं। आपकी शिकायत एक महिला अधिकारी सुनेगी। किसी भी प्रकार की शिकायत, किसी विभाग से संबंधित शिकायत हो तो इसमें जो महिला डेस्क से आप संपर्क कर सकते हैं। कभी भी आप ध्यान रखें, आप लोगों के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है। अगर किसी को भी, किसी भी आयु वर्ग का आदमी हो, किसी भी उसका व्यक्ति हो, यदि उसे कोई समस्या है तो वो तत्काल थाने आएगा। हमारे यहाँ पे एक अलग से विशेष अभियान भी चल रहा है, ऊर्जा महिला डेस्क हमने बोल के रखी हुई है। महिलाओं से संबंधित कोई भी समस्या हो, आज बच्चों को जो है थाने के संबंध में जानकारी देने के लिए उनको बुलवाया गया था। ऊर्जा महिला डेस्क यहाँ पे संचालित हो रहा है ताकि महिलाएं, बच्चे और जो विशेषकर बच्चियाँ हैं वो पुलिस की कार्यप्रणाली के विषय में जानकारी ले सकें और उनको कभी भी पुलिस की सहायता की यदि ज़रूरत पड़े तो उनके मन में कोई हिचक ना रहे। इसी उद्देश्य से सभी किशोरी बालिकाओं को एवं महिलाओं को थाने में आमंत्रित किया गया था और उन्हें इस संबंध में जो है विस्तृत जानकारी दी गई। उन्हें डायल यूनिट के विषय में बताया गया, जो महिला आउटलेट डेस्क कार्य कर रही है उससे उन्हें अवगत कराया गया। बताया गया कि महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं, यदि कभी भी ऐसी कोई घटना घटित होती है, यदि उनका परिवार उन्हें सपोर्ट नहीं करता है, इसी दिशा में भी वो पुलिस के पास आ सकते हैं और पुलिस उनकी जो चौमुखी सहायता आना हुआ कि किशोरी बालिका जो है उनको हमने तो पूरे मतलब जानकारी जैसे 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक पोषण से संबंधित जानकारी देते रहे और कई प्रकार के मतलब कार्यक्रम भी आयोजित करते गए। अब उसमें ये छूट रहा था कि मतलब थाना की भी जानकारी किशोरी बालिकाओं को दे दें और हमने लोक सेवा केंद्र भी ले गए थे, वहाँ की जानकारी, मतलब ये सारी चीज़ों से किशोरी बालिका पहले से अवगत मतलब रहें और निकट भविष्य में मान लो दाना खास अगर कुछ हो गया तो वो बेझिझक थाना में आ सकें। इस वजह से यहाँ से मतलब जानकारी सारी ले लें थाना से, इस वजह से उनकी सारी किशोरी बालिकाओं को लेकर आए। ये सभी किशोरी बालिकाएं कहाँ से आई है? ये सारी किशोरी बालिका परियोजना में मतलब 243 आंगनवाड़ी केंद्र हैं और जितनी ग्राम पंचायत है हमारी वारासिवनी परियोजना के अंतर्गत, वहाँ की हर पंचायत की बालिका। लालबर्गा जिला कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश पर वारासिवनी SDM संदीप सिंह के नेतृत्व में राजस्व अमले के द्वारा 26 सितंबर को सुबह 10 बजे से नगर मुख्यालय के श्रीनिवास मेडिकल के सामने से स्वर्गीय पंडित नंदकिशोर शर्मा के निवास तक सीमेंट सड़क निर्माण कार्य में बाधक बन रहे अतिक्रमण को JCB मशीन से हटाने की कार्यवाही प्रारंभ की गई। यह अतिक्रमण मुहिम श्रीनिवास मेडिकल के सामने से प्रारंभ की गई, जिसमें सड़क के दोनों ओर 26 फीट के अतिक्रमण की जद में आ रहे टीन शेड व चबूतरे सहित अन्य निर्माण कार्य को JCB मशीन चलाकर ध्वस्त किया गया और अतिक्रमण कार्यवाही के पश्चात दुकानों के सामने ऊंची नीची जगह की खुदाई कर समतल किया गया। इस दौरान ग्राम पंचायत पांढरवानी कार्यालय तक अतिक्रमण कार्यवाही में स्थानीय व्यापारियों, दुकानदारों के द्वारा पूर्ण सहयोग करते हुए अपने टीन शेड सहित अन्य सामग्री स्वयं हटा दी गई।
सभी ग्रामीणवासी सारे लोग बहुत प्रसन्न हैं इस काम से और काफ़ी लंबे समय से मांग चली आ रही थी कि अतिक्रमण हटना चाहिए। इसके पहले कई सरपंच आए और बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा किया गया है आज हमारे सरपंच महोदय के द्वारा, जिसखान जी के द्वारा। काफ़ी लंबे समय से मांग चली आ रही थी। जैसे अभी देश में एक माहौल चल रहा है, लोगों के बीच में एक चर्चा है कि मोदी है तो मुमकिन है। ये कार्रवाई अच्छी रचनात्मक पहल है। अधिकारियों के द्वारा व्यापारियों को विश्वास में लेकर कार्य किया गया है और लेकिन जिस प्रकार से शासन ने व्यापारियों के साथ में विश्वास में जिस प्रकार से लिया है उस पर अमलीजामा पहनाया जाना चाहिए। व्यापारियों के हितों को भी ध्यान में रखना चाहिए और जो पहल की जा रही है ये रचनात्मक पहल है जिससे आम नागरिकों को इसमें सुविधा मिलेगी। शाम 6 बजे अतिक्रमण कार्यवाही सब्जी मंडी की ओर बढ़ते ही विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। सब्जी मंडी के व्यापारियों व दुकानदारों ने कार्यवाही का विरोध कर दिया, जिसकी सूचना ग्राम पंचायत पांडरवानी सरपंच अनीस खान के द्वारा एसडीएम संदीप सिंह व थाना प्रभारी मनशाराम रोमड़े को दी गई। जिसके पश्चात पुनः मौके पर पहुंचे एसडीएम श्री सिंह व थाना प्रभारी मनशाराम रोमड़े के द्वारा बल के साथ मोर्चा संभालते हुए अतिक्रमण मुहिम प्रारंभ करवाई गई, जो देर शाम तक जारी रही। आपको बता दें कि 26 फीट की मार्किंग की गई, जिसमें लगभग 16 से 17 फीट चौड़ी सीमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण करवाया जाएगा। यह जो है लालबर्रा नगर को सुव्यवस्थित, सुंदर बनाने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए माननीय कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय और संबंधित हमारे खाद्य विभागीय अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने यहाँ का दौरा किया था। चूँकि यहाँ यह देखा जा रहा था लालबर्रे का ये मुख्यालय, ये नगर हृदय स्थल है, मार्केट के अंदर पैदल तक नहीं जाया जा सकता था, जिसको देखते हुए यह 5 सड़कें यहाँ बनना है। 5 में जो अभी आप देख रहे हैं, यहाँ अतिक्रमण इतना था कि मुश्किल से मोटरसाइकिलें जा आ सकती थी। आज हमने इसको चौड़ीकरण किया है। चौड़ीकरण करने के लिए अतिक्रमण को बढ़िया हो रही है, अच्छा रोड बनना चाहिए। इसमें सर जैसे अतिक्रमण टूट रहे हैं व्यापारियों दुकानदारियों के, तो ऐसी कोई विरोध जैसी कोई बातें सामने आई क्या? विरोध जैसी कोई बात नहीं है, सबने साथ दिया उनको। जैसे 3 दिन पहले स्वेच्छा से हटाने के लिए व्यापारियों ने, दुकानदारों ने कहा था, लेकिन 3 दिन में उन लोगों ने नहीं हटाया। वो इसलिए कि नाप उन्होंने दिए नहीं थे। कल उन्होंने नाप निशान लगाए, इसलिए कल शाम तक नाप लगा था और आज सुबह व्यापारियों ने हटा लिया। लालबर्रा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में समाज सेवी संस्था महावीर इंटरनेशनल शाखा लालबर्रा के तत्वाधान में 26 सितंबर को विशाल निशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ संस्था के चेयरमैन नितिन साखला, सेक्रेटरी अशोक जैन, पूर्व अध्यक्ष अरुण जैन, सदस्य अनिल शर्मा व कोऑर्डिनेटर अनीस खान की प्रमुख उपस्थिति में किया गया। क्षेत्रीय नेत्र रोगियों के द्वारा नेत्र की जांच हेतु पंजीयन करवाया गया, जिसमें लगभग 400 नेत्र रोगियों ने अपना पंजीयन करवाया, जिनका नेत्र सहायक CL बिसेन व देव नेत्रालय जबलपुर से पहुंची टीम के द्वारा जांच कर 250 मोतियाबिंद रोगियों को चिन्हित किया गया, जिसमें से ऑपरेशन के लिए चयनित रोगियों को देव नेत्रालय जबलपुर में निःशुल्क ऑपरेशन कर दवाइयां व चश्मा वितरण किया जाएगा। संसार का विश्वास हो, रोग है और शोक होवे। आज जो है हमारे महावीर इंटरनेशनल शाखा लालबर्रा और महावीर इंटरनेशनल शाखा बालाघाट दोनों के संयुक्त तत्वाधान में और अंधत्व निवारण समिति जिला प्रशासन के सहयोग से आज यहाँ पर जो है महावीर इंटरनेशनल के द्वारा जो है विशाल निःशुल्क नेत्र शिविर आयोजन रखा गया है। इसमें जो है सभी मरीजों को यहाँ पर उनकी जाँच की जाएगी और जो मरीज हमारे
इसमें पाए जाएंगे कि जिनका ऑपरेशन होना है उनको देव नेत्रालय जबलपुर के द्वारा जो है उनका सफल ऑपरेशन किया जाएगा। आने जाने की पूरी व्यवस्था समिति की शाखा के द्वारा की जा रही है हम लोगों की। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है पूरे जो मरीजों को ऐसा लगेगा कि सिर्फ दवाई गोली चश्मा की आवश्यकता है तो उनको दवाई गोली चश्मा की सारी व्यवस्था हम लोग यहाँ पर समिति के द्वारा कर रहे हैं ताकि उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी दिक्कत ना हो। सर कहाँ से आए हुए हैं? यहाँ पर पूरे लालबर्रा ब्लॉक की 77 पंचायतों के मरीज आए हुए हैं। इसके अलावा पड़ोसी जिला सिवनी है। लांजी डिपो में इमारती लकड़ी के नीलामी का भी परिवहन ठेकेदारों के द्वारा उनके किए गए कार्य का पेमेंट नहीं होने के विरोध में बहिष्कार किया गया। बहिष्कार करने में पूरे जिले के परिवहन ठेकेदारों के साथ इमारती लकड़ी खरीदने वाले ठेकेदारों ने भी समर्थन किया। क्रेता, गोंदिया, रायपुर, राजनांदगांव, नागपुर, बालाघाट आदि जिलों से नीलामी में लकड़ी खरीदने लांजी पहुंचे थे। लांजी कास्टगार में लकड़ी के नीलामी का भी बहिष्कार मोटर्स ऑनर्स एसोसिएशन बालाघाट के तत्वाधान में सभी व्यापारी बंधुओं के सहयोग से किया गया। काय की बात सुने आप चेंबर में 25 बार आप मिलने को खाली नहीं, आप तो ऐसे दबाते हो जैसे उनकी भीख मांगने आ गए आपसे। अरे रुकिए बात सुन लेते हैं। आप बात वैसी अरे सर मैं अपील करूंगा, मेरे को आप 7 दिन का नोटिस देते हैं, आप 7 दिन में मान दो। मेरी बात सुनिए का पेमेंट कुछ रुका हुआ है हमारे यहाँ। जैसे दक्षिण उत्पादन वन मंडल जो है इसमें करीब इनका 60% भुगतान हुआ है, भी 40% लंबी है। तो शासन का जो वन का बजट रहता है उसका सितंबर माह के अंत तक 45% खर्च करना होता है। तो 45% की सीलिंग समाप्त हो गई, इसलिए बजट ट्रेजरी में रिसीव नहीं हो रहा है। हमारे पास पैसा है कुछ, लेकिन ये सीलिंग 1 अक्टूबर से लेके 70% हो जाएगी। तो हम इनको आश्वासन दे चुके हैं कई बार पत्रों के माध्यम से, और बैठक लेके दी जा चुकी है कि पहले हफ्ते में हम इनका पूरा भुगतान कर देंगे और यहाँ का ही नहीं पूरे प्रदेश का भुगतान हो। इनके और भी मुद्दे हैं, लेकिन इनके पास पूरे वैधानिक शक्तियाँ हैं, इनको भी जो प्राप्त हैं हमको भी प्राप्त हैं। सारी कार्रवाई नियमानुसार हो रही है और अगर यदि कोई किसी नियम से व्यतीत होता है तो उसके आर्बिट्रेटर हमारे मुख्य वन संरक्षक महोदय होते हैं। यदि वहाँ से भी कोई उनको आपत्ति होती तो उसके लिए अदालत है और हमारा वरिष्ठ मुख्यालय कार्यालय। गुरुवार को जिले भर में अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पहली घटना शहर के वार्ड नंबर 4 शास्त्री चौक निवासी संजय मदनकर की उनके घर पर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दोपहर करीब 1 बजे संजय के छोटे भाई की बेटी ने कमरे में संजय को अचेत अवस्था में देखा, जिसकी जानकारी परिजनों को दी, लेकिन इस दौरान संजय की मौत हो चुकी थी। वहीं दूसरी घटना चांगोटोला थाना अंतर्गत नैनपुर रोड पर मानकुंवर नदी पुलिया के ऊपर अज्ञात वाहन की ठोकर से मोटरसाइकिल चालक शंकरलाल पारधी निवासी खैरगांव चांगोटोला की मौत हो गई। दिन की तीसरी घटना बिरसा थाना अंतर्गत दमोह की है, जहां पर एक व्यक्ति ने अपने घर पर ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक अमित दास ने फांसी किस वजह से लगाई है अभी ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है। नवरात्रि व दशहरा के पावन अवसर पर क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने व सामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने के लिए थाना परसवाड़ा में जनपद अध्यक्ष सुशीला सरोते के मुख्य आतिथ्य व एसडीओपी लेखराम सिंह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान जनपद अध्यक्ष सुशीला सरोते ने एसडीओपी लेखराम सिंह के समक्ष बात रखी कि नवरात्रि के पश्चात विसर्जन के दिन संध्या होते होते विसर्जन होता है, सुरक्षा के तौर पर तैराकों की तैनाती की जाए क्योंकि नाले अभी भरे हुए हैं, जिससे कि अप्रिय घटनाओं से बचा जा सके। नगर निरीक्षक राम सिंह राठौर ने बैठक में क्षेत्रीय जनता एवं गणमान्य नागरिकों से शांति व अमन के साथ त्योहार मनाने और विसर्जन के दौरान शांतिपूर्वक विसर्जन करने के लिए अपील की है। आज जो शांति समिति जो बैठक रखे थे थाना परसवाड़ा में एसडीओ साहब टीआई साहब और हमारे ग्रामीण जन थे, उसमें जो युवा साथी, इसमें मेन कारण ये था कि जैसे शाम के समय मूर्ति बजाते हैं, नाचते गाते। मैंने भी बात रखा है कि जैसे शाम के जैसे 4 बजे से भी निकालते हैं मूर्ति तो नाचते गाते तक के बिल्कुल शाम हो जाता है और शाम नदी नालों में
डूबने की आशंका रहती है जी। उसके लिए एसडीओ साहब ने भी बोले कि तैराकी जो रहते हैं उन लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब कुल मिला के एहतियात बरता जाए हाँ और दुर्घटनाओं को रोका जा सके। और दूसरी चीज़ अपने यहाँ जो मूर्तियाँ जो बैठाते हैं उसमें सारे समिति के लोगों ने सोचा है कि सभी विद्युत समितियों से आग्रह करूंगा कि टीसी कनेक्शन ले, अस्थायी कनेक्शन जो रहते हैं जितने समय के लिए लोड के हिसाब से मिनिमम जो है कम से कम 1 किलोवाट का लोड तो रहते ही समितियों में। जी जी। तो उसके लिए 1000 रुपये मात्र 1000 रुपये की राशि, क्योंकि आप प्रसाद लेते हैं, अगरबत्ती लेते हैं, सब खरीदते हैं, पंडाल वाले पैसे देते, सब देते, पर बिजली का बिल वो बिजली संबंधित जो है आदमी नहीं लेना चाहता, हुकिंग करते हैं। नहीं, एहतियात वो ना करें, एहतियात बरतें उसको, और यदि नहीं कर सकते किसी घर से या नज़दीक जो है अपना मीटर है उससे कनेक्शन ले लें जी। डायरेक्ट हुकिंग ना करें, कटे पिटे वायर का उपयोग ना करें, और लाइन के नीचे पंडाल ना लगाएं जनरली, नहीं तो उसमें दुर्घटना घटने की संभावना रहती है। यही निवेदन है सभी पंडाल वालों से। आगामी नवरात्रि महोत्सव को देखते हुए क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों और पंडाल समिति के सदस्यों की मीटिंग आज रखी गई थी। आगामी नवरात्रि के दौरान एहतियात के तौर पे सुरक्षा संबंधी निर्देश श्रीमान एसडीओपी महोदय ने दिए हैं, और मैं भी गणमान्य नागरिकों और क्षेत्र की जनता से अपील करता हूँ कि शांतिपूर्ण तरीके से नवरात्रि महोत्सव का आयोजन करें, तो किसी तरह की कोई दुर्घटना या ऐसी स्थिति न बने, और विसर्जन के दौरान अधिक से अधिक सावधानी बरतें। बालाघाट वन परिक्षेत्र के जंगल में जंगली भैंसे के हमले से 2 लोग घायल हो गए। 26 सितंबर की सुबह धनसुआ और बंजारी से लगे जंगल में जंगली भैंसे ने जैसे उम्र 50 वर्ष ग्राम पीपल टोला ज्ञानवती मेरावी उम्र 45 वर्ष निवासी बंजारी पर हमला कर घायल कर दिया। दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना उस समय हुई जब यह दोनों लोग खेत में काम कर रहे थे। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर भरवेली ग्राम पंचायत में 26 सितंबर को आगामी दिनों में दुर्गा पूजा और दशहरे के चल समारोह को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। सीएसपी देवेंद्र यादव ने दुर्गा पूजा के दौरान विभिन्न प्रकार की सावधानी बरतने से लेकर दशहरा चल समारोह में हनुमान जी बनने वाले साधक तक को सावधानी बरतने, लोगों को उनसे थोड़ा दूर रहने सहित अन्य अलग अलग प्रकार की जानकारियां दी। इसी दौरान उपस्थित जनों ने भी पुलिस अधिकारियों की बातों का अनुसरण करने की बात कही। जो बन रहा है वो भगवान नहीं है ना, वो एक तरीके का उनकी जो है वो भूमिका निभा रहे हैं। वो अंदर से उसमें ना आ जाए कि भैया मैं वो थकान लग रही, लेकिन मैं तो भैया ईश्वरी हो गया होता, मुझे कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ईश्वर नहीं है तो उसको बता देंगे तो वो जब भी लगे, और उसको ऐसी स्थिति रहे बीच में पानी पिलाने वाली व्यवस्था है ना, जो बड़ा आदमी हार्ट की प्रॉब्लम है उसको डीजे के सामने खड़े कर दो ना, तो उसकी हालत थोड़ी टाइम में जो है वो खराब होने लगती है। तो बस बजाओ, लेकिन 10 बजे के बाद ये आगामी नवरात्र और दशहरे के त्यौहार को देखते हुए आज थाना भरवेली पर जो है जो आयोजक हैं दुर्गा समिति, दुर्गा उत्सव समिति, साथ दशहरा उत्सव समिति, उनकी मीटिंग ली गई थी, जिसमें कि जो है उनके जो शांतिपूर्ण और सुरक्षित त्यौहार कैसे बने इस संबंध में उनसे चर्चा की गई, जिसमें कि उनके द्वारा जो है पांडाल स्थापित करने के जो कुछ नियम प्रशासन ने जो बनाए हैं उस संबंध में निर्देशित किया गया है। पुनः विसर्जन को लेकर, साथ ही स्थापना को लेकर जो उनके जुलूस की व्यवस्था रहेगी उसके संबंध में चर्चा की। पर्यावरण तथा विज्ञान में रुचि रखने वाले छात्रों और शिक्षकों के लिए नासा और इसरो के सहयोग से ग्लोबल वार्मिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। पर्यावरण मंत्रालय के वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने भोपाल में इसरो परिसर के भक्तों में प्रदेश के 10 जिलों में से प्रत्येक जिले के चयनित विद्यालयों के शिक्षकों और इको प्रभारियों को 1 दिवसीय ग्लोबल वार्मिंग प्रोग्राम के प्रशिक्षण दिया है। इसी कड़ी में जिले के 6 शासकीय और 7 अशासकीय स्कूल के शिक्षक और छात्र उपस्थित रहे। वारासिवनी में नवदुर्गा एवं दशहरा पर्व को लेकर स्थानीय थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। नवदुर्गा पर्व एवं दशहरे पर्व शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाने के संबंध में चर्चा की गई, जिसमें नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कितने स्थानों पर सार्वजनिक समिति द्वारा प्रतिमा स्थापित की जाती है, प्रतिमाओं का विसर्जन कितने स्थानों पर किया जाता है,
नगर में कार्यक्रमों की क्या स्थिति है, नगर के प्रमुख सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति के संबंध में जानकारी ली। वहीं नगर में होने वाले कार्यक्रम एवं गरबा कार्यक्रम के बारे में चर्चा की गई और जिसे सौहार्द व शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाने के लिए सुझाव दिए गए। इस अवसर पर गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। हम लोग भी लिया नहीं, मेरा ये कहना है वो तो उसमें प्रॉपर अपन ने वो बना के रख दिया इस बार नवरात्रि और दशहरे के संबंध में बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कुछ नए सुझाव प्रदान किए गए हैं, जिसमें से एक है कि जो गरबा चलते हैं और जो बड़े स्थान हैं जहाँ पर की दुर्गा जी बैठाई जाती हैं, वहाँ पर पुलिस सहायता केंद्र की एक स्थापना करने की बात की गई है। सुझाव रखा गया है कि जहाँ पर भी गरबा चलेगा वहाँ पर एक स्टॉल अलग से बनाया जाए जिसमें कि पुलिस सहायता केंद्र स्थापित किया जाए। इसी प्रकार से दशहरे के आयोजन के संबंध में चर्चा हुई है कि जो दशहरा स्थल है वहाँ पे नो मेंस लैंड जो रोड है उसे नो मेंस लैंड रखा जाएगा, यानी कि कोई भी आवागमन उस रूट से अवरुद्ध रखा जाएगा। जो भी बड़े वाहन हैं, बड़े 4 पहिया वाहन हैं, उन्हें जो है उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दीनदयाल चौक से लेकर जय स्तंभ तक के बीच में ये योजना एक रखी गई है। एक सबसे बड़ी मांग थी महिला बल के लिए, तो महिला बल के लिए पत्र भेजा जा रहा है और उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। थाना वारासिवनी पुलिस की अभिरक्षा से 26 सितंबर को धारा 151 का आरोपी निखिल गजभिये फरार हो गया, जिसकी घटना से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर के वार्ड नंबर 9 निवासी 19 वर्षीय निखिल पिता स्वर्गीय हितेश गजभिये के घर में 25 सितंबर को गमी का कार्यक्रम था, जो रात्रि में सभी रिश्तेदारों के जाने के बाद निखिल गजभिये के द्वारा मोहल्ले वालों व समाज के लोगों को अपने घर के सामने खड़े होकर गंदी अश्लील प्रकार की गालियां दे रहा था। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की, जिसके बाद पुलिस द्वारा निखिल गजभिये को थाने लाकर उसके ऊपर धारा 151 की कार्रवाई कर 26 सितंबर को एसडीएम कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया गया, जहां से आरोपी निखिल गजभिये पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। घटना के बाद से वारासिवनी पुलिस में हड़कंप मच गया और पुलिस ने सरगर्मी से आरोपी की पतासाजी शुरू कर दी। उक्त संबंध में थाना प्रभारी अनुराग प्रकाश से चर्चा करनी चाहिए गई, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। वारासिवनी जनपद पंचायत के सभा कक्ष में 26 सितंबर को 2 दिवसीय ग्राम पंचायत स्तरीय फैसिलिटेटर फ्रंटलाइन वर्कर का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न किया गया। जनपद पंचायत अंतर्गत 20 पंचायत के सचिव, रोजगार सहायक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, स्वच्छग्राही को ग्राम विकास में विशेष पहलुओं से परिचित कराते हुए प्रशिक्षण दिया गया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा सबकी योजना सबका विकास अंतर्गत ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP का विशेष अभियान को 2 अक्टूबर से प्रारंभ होना है। बाइट संजीव गोस्वामी, जनपद सीओ। बैठक में ग्राम पंचायत विकास योजना अंतर्गत सभी पंचायतों में GPDP सबकी योजना सबका विकास 2021 के लिए वार्षिक योजना तैयार की जानी है पंचायतवार। तो इस योजना के लिए सबसे पहले एक सर्वे किया जाएगा, जिसमें सभी लगभग 5 एक पंचायत में टीम बनी हुई है, तो 5 लोग रहेंगे उस सर्वे में, तो जिन्हें फ्रंटलाइन वर्कर नाम दिया गया है। तो ये लोग जाके पंचायत में जो शासन का प्रपत्र आया है उस पर सर्वे करेंगे। उस सर्वे को ग्राम सभा में रखा जाएगा और उस सर्वे के आधार पर ग्राम सभा निर्धारित करेगी और अपनी पंचायत की विकास योजना तैयार करेगी। तो उसके संदर्भ में इनका प्रशिक्षण आयोजित किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 26 सितंबर को जिला प्रशासन की टीम ने नमकीन फैक्ट्री, JD स्वीट्स और जैन बेकरी पर कार्रवाई की। चले जानते हैं 26 सितंबर को शहर के वार्ड नंबर 21 दर्जी मोहल्ला में संचालित सिद्धि विनायक नमकीन फैक्ट्री में छापामार कार्रवाई की गई। सिद्धि विनायक नमकीन फैक्ट्री के निरीक्षण में पाया गया कि फैक्ट्री में स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है और नाली के ऊपर ही खाद्य सामग्री को बनाने का कार्य किया जा रहा है। नमकीन को पैक कर रखने के स्थान पर भी नियमों को दरकिनार कर नमकीन पैकिंग का कार्य किया जाना पाया गया।
टीम के निरीक्षण करने पर 2 किलो प्लास्टिक की थैली जब्त की गई और फैक्ट्री के संचालक को निर्देशित किया गया कि 10 दिनों में फैक्ट्री संचालन से संबंधित सभी दस्तावेज तैयार कर लें। इसके बाद निरीक्षण में सफाई को लेकर लापरवाही पाई जाएगी तो लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री से प्रयोगशाला जांच के लिए नमकीन के नमूने भी लिए गए हैं। निरीक्षण टीम द्वारा वार्ड नंबर 21 बालाघाट में पुराने राम मंदिर के पीछे गली में संचालित जेडी स्वीट्स द्वारा रिहायशी क्षेत्र में संचालित कारखाने का दोबारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि जेडी स्वीट्स द्वारा संबंधित विभाग से कारखाना संचालन के लिए उपयुक्त दस्तावेज तैयार नहीं कराए गए हैं, जिसके कारण जेडी स्वीट्स का लाइसेंस निरस्त कर सीज करने की कार्यवाही करते हुए आपराधिक प्रकरण बनाकर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए। नर्मदा नगर वार्ड नंबर 32 में संचालित जैन बेकरी में भी टीम द्वारा छापामार कार्यवाही की गई। जैन बेकरी में संयुक्त टीम के द्वारा निरीक्षण करने पर पाया गया कि बेकरी में स्वच्छता का किसी प्रकार का ध्यान नहीं रखा जा रहा है और गंदगी में ही तोश का निर्माण किया जा रहा है। प्रयोगशाला जांच के लिए इस बेकरी से पैकिंग किए हुए तोश के सैंपल लिए गए। बेकरी के संचालक से दस्तावेज मांगे जाने पर दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सके। इस पर बेकरी के संचालन को 7 दिनों तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। बेकरी के संचालक को निर्देशित किया गया है कि इन 7 दिनों में संबंधित विभाग से बेकरी संचालन के सभी दस्तावेज पूर्ण करें। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री का विक्रय करने वाले व्यक्ति एवं प्रतिष्ठान को पंजीयन कराना अनिवार्य है। कोसमी एवं बालाघाट बूढ़ी के 5 खाद्य सामग्री विक्रेताओं द्वारा बगैर पंजीयन के खाद्य सामग्री का विक्रय करते पाए जाने पर अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम ने उन पर 5500 रुपए का जुर्माना लगाया है। इन व्यक्तियों को 30 दिनों के भीतर जुर्माने की राशि जमा करने कहा गया है, वरना यह राशि उनसे भू राजस्व के बकाया की तरह उनकी चल अचल संपत्ति की कुर्की और नीलामी कर वसूल कर ली जाएगी। कोसमी में देवीचरण निवारे की सरस्वती होटल, अजीत लिल्हारी की होटल, लेखराम नकपुरे की होटल और श्यामकली दमाही की दीपलता होटल का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि इन व्यक्तियों द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 का पालन न करते हुए बगैर पंजीयन कराए खाद्य सामग्री का विक्रय कराया जा रहा था। इसी प्रकार खाद्य सुरक्षा अधिकारी संध्या मार्को द्वारा 16 अक्टूबर 2018 को वार्ड नंबर 11 बूढ़ी बालाघाट में सुनील सावजी की बेकरी का निरीक्षण किया गया था। इस बेकरी में दूध का विक्रय किया जा रहा था। दूध के सैंपल प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे गए थे तो वह जांच में अमानक पाए गए थे। लालबर्रा नगर मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत बिरसोला के ग्रामीणों ने 25 सितंबर को तहसील कार्यालय पहुंचकर जनपद उपाध्यक्ष अशोक जायसवाल और बिरसोला पूर्व सरपंच संजय कातुरे के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और पात्र हितग्राहियों के नाम गरीबी रेखा की सूची में जुड़वाने की मांग की गई। ग्रामीणों ने रैली के माध्यम से तहसील कार्यालय पहुंचकर गरीबों का अधिकार कार्ड बनाकर दो, तहसीलदार सहित अन्य नारे लगाते हुए अपनी समस्याओं से अवगत करवाया और शासन प्रशासन से शीघ्र गरीबी रेखा का कार्ड बनाकर दिए जाने की मांग की। गरीब वर्ग की महिलाएं और पुरुष यहां तहसील कार्यालय लालबर्रा पहुंचे हैं, जो गरीबी रेखा के कार्ड के संबंध में 5 साल से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन न शासन न प्रशासन इन गरीबों की आवाज़ तक नहीं सुन रहा है और अपनी शासन की योजनाओं का ढिंडोरा पीट रहे हैं। मेरा निवेदन है शासन प्रशासन से, तहसीलदार महोदय से और राजस्व विभाग से कि जल्दी से जल्दी पटवारी के माध्यम से सर्वे कराकर इन गरीबों के हित के लिए राशन कार्ड बनवाएं और इन गरीबों को शासन की योजना का लाभ दे। और यदि ये 15 दिन के अंदर इन गरीबों के राशन कार्ड नहीं बनते तो हम तहसील ऑफिस का, अभी तो 50-100 लोग आए हैं, 200 लोगों को लाके घेराव करेंगे और उसका जवाबदार तहसीलदार और शासन प्रशासन रहेगा। जनपद उपाध्यक्ष अशोक जायसवाल ने बताया कि बिरसोला के ग्रामीण जन जो वास्तव में गरीब हैं, उनके द्वारा ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि जल्द से जल्द गरीबी रेखा में उनके नाम जोड़े जाएं। आज ग्राम बिरसोला के बहुत से ग्रामीण जन जो वास्तव में गरीब हैं, एक ज्ञापन के माध्यम से हमने तहसीलदार को आग्रह किया कि इनका जल्द से जल्द गरीबी रेखा में नाम जोड़ा जाए। निश्चित रूप से उस ग्राम में बहुत पहले से हमारे कातुरे जी और ग्रामीण जनों ने माननीय कलेक्टर महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और तमाम अधिकारी कर्मचारियों को इन्होंने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये अंतिम बार है संजय कातुरे जी के नेतृत्व में जो ग्रामीण जनों ने गरीबी रेखा में शामिल होने के लिए जो ज्ञापन दिया है। अगर इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती
तो हम भविष्य में बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। यहाँ अनशन में बैठेंगे और तहसील का घेराव करेंगे। ज्ञापन सौंपने पहुंचे ग्रामीणों से नायब तहसीलदार उमराज सिंह वालरे के द्वारा ग्रामीणों को जल्द ही उचित कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया गया। गरीबों की आवाज बहुत हो गई मनमानी, अब कार्ड बना के दो तहसीलदार। अरे पंचायत में जाकर के तुम्हारे आवेदन पे विचार कर लेंगे ना। पंचायत में पंचायत चले जाना आप लोग या कोई भी। जिले के दानवीर मुल्ला खेल समिति की बैठक का आयोजन कलेक्टर सभागार में किया गया। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर निर्णय भी लिए गए। मुल्ला खेल परिसर के पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी विजय वर्मा बताते हैं कि बैठक के दौरान मुल्ला जी के लाखों रुपए के शेयर पड़े हुए हैं, जिस पर बड़ी ही बारीकी से चर्चा की गई और कार्य योजना तैयार की गई। नाम जो है वो आपका उसमें प्रिंट आउट कार्यकारिणी की बात करो। सर मैं यहाँ पर एक ऑफिशियल हूँ, हमने इसे बात की कार्यकारिणी समिति का नाम बताइए। ये नाम बता रहे आजीवन सदस्य। ये आजीवन इसमें नियम नहीं दिया ना, एक्चुअल भैया ने पूछा आजीवन सदस्य में से। उसमें ये निर्णय लिया है पहले तो उनके जो शेयर डिविडेंड अकाउंट तैयार करने का। अभी तक शेयर डिविडेंड के कोई अकाउंट नहीं है उनका, तो शेयर जरूर पड़े हैं और उसको बोथरा देख भी रहे हैं अपना ब्रोकर, लेकिन उसका डिविडेंड जब तक तैयार नहीं होगा उसका कोई यूज़ नहीं हो पाएगा। तो पहले डिविडेंड बनाने का है। मुल्ला खेल परिसर में जो टूट फूट हुई हैं वो उसका रिपेयरिंग के लिए जो हमारे पास सुरक्षित फंड है जो एफडी के रूप में पड़ा है, उससे कुछ उपयोग करना है। उनकी जो समाधि स्थल है उसका मेन गेट है उसको बनाने का है, और जो आपका वो है उनका मकान बंगला जो है उसमें पॉलिटेक्निक में उसका रिनोवेशन और उसकी लाइब्रेरी बनाने का है। नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे बताते हैं कि बैठक के दौरान खेल समिति के बजट से विभिन्न निर्माण कार्य पर सहमति बनाई गई है। मुल्ला जी के शेयर के विषय में भी महत्वपूर्ण चर्चा की गई है। मुल्ला समिति में जो पहले 2 सह-सचिव थे, उन 2 सह-सचिव को बदल करके कमलजीत छावड़ा जी और एक चिनू राव जी इनको बनाया गया, और बैडमिंटन कोर्ट है उसको बनाने के लिए, और बास्केटबॉल ग्राउंड में जो उनका कोर्ट लगता है उसको लगाने के लिए, और स्टेडियम की मरम्मत, सीसीटीवी कैमरा लगाने के ऐसे संबंध अनेक प्रस्ताव पास हुए। और मुन्ना जी की जो समाधि है उसके वहाँ पर एक गेट बना करके एक गेट बनाने का ऐसा प्रस्ताव पास हुआ है। और किन किन चीज़ों में उनके शेयर को खर्च करने की बात सामने आई है? नहीं, खेल में और इसमें खर्च कर रहे हैं उनके, ऐसा कोई ये नहीं है। उनके जो और जो राशि जो समिति के सदस्य लोग जमा करें उन वो जमा हुई राशि है लगभग 25 लाख रुपए उनके, ये सब राशि है। कोई मुल्ला जी की हम उसमें से खर्च नहीं कर रहे हैं शेयर समय से। तो शेयर उनका कितना है सर? उनका लगभग 1.5 करोड़ के शेयर से। पितृमोक्ष तिथि पर जयसवाल संवर्गीय महासभा के पदाधिकारियों ने नगर के भटेरा चौकी स्थित सहारा वृद्धाश्रम में पहुंचकर वृद्ध आश्रम में रह रहे वृद्ध जनों का सम्मान कर उन्हें आवश्यक सामग्री वितरित की। इस दौरान संगठन के समस्त पदाधिकारी मौजूद रहे। इस संदर्भ में जयसवाल महासभा के सचिव सुनील शिवहरे ने बताया कि संगठन ने यह निर्णय लिया है कि हर साल पितृमोक्ष अमावस्या पर बुजुर्ग जनों का सम्मान कर उन्हें सामग्री वितरित की जाएगी। इसी क्रम में आज वृद्धाश्रम पहुंचकर वृद्ध जनों को शॉल, श्रीफल सहित अन्य सामग्री का वितरण किया गया है। कोई परेशानी हो तो बताना हम लोग को, अगर यहाँ हम लोगों ने ये हर साल का एक नियम बनाया है कि पितृमोक्ष अमावस्या के दिन ये पीरियड में हम आकर बुजुर्गों को सामान दे, शाल, साड़ी, चप्पल, मोजे, खाने पीने का सामान, उनकी उपयोगी जरूरत है। रेडियो, अभी हमने एक महिला के कहने पर रेडियो भी दिया है। जो कोई ऐसी आवश्यकता महसूस करता है तो उसको हम देते हैं, और हमने अपना नंबर भी लिखा के रखा है कि यहाँ हम जिसको ज़रूरत पड़े हमको कॉल कर सकता है। और हम चाह रहे हैं कि हम 2-3 लोग महीने में 2 बार जरूर यहाँ के विजिट करेंगे, जिसकी जो समस्या उसका निराकरण करेंगे। जो जैसा
स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों के तहत जिले में 35 हेल्थ वेलनेस सेंटर स्थापित किए गए हैं, लेकिन इन सेंटरों के लिए स्वास्थ्य विभाग के पास पर्याप्त मेडिकल ऑफिसर नहीं है। आपको बता दें कि हेल्थ वेलनेस सेंटर की स्थापना जिले के स्वास्थ्य केंद्रों में की गई है, जिसमें ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर एवं कैंसर जैसी बीमारियों को लेकर मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करानी है। लेकिन यह प्रक्रिया मेडिकल ऑफिसर की देखरेख में होनी है। लेकिन वर्तमान में जिले में महज 9 मेडिकल ऑफिसर हैं, जिसके कारण इन सेंटरों में मरीजों को बेहतर सुविधा मिल पाएगी, यह संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। वह इस मामले में दूरभाष पर चर्चा के दौरान योजना प्रभारी डॉक्टर ए के जैन ने बताया कि शासन के निर्देशों के तहत जिले में 35 हेल्थ वेलनेस सेंटर स्वास्थ्य केंद्रों में खोले गए हैं। इसके पूर्व भी 35 सेंटर जिले में स्थापित हैं। इन 70 सेंटरों के लिए मेडिकल ऑफिसर की कमी है, लेकिन एक दिन निश्चित कर इन सेंटरों में मेडिकल ऑफिसर को भेजा जाएगा। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला प्रशासन की कार्यवाही, जैन बेकरी को 7 दिन के लिए किया बंद। जेडी स्वीट के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश। वारासिवनी में पुलिस अभिरक्षा से फरार हुए 151 का आरोपी। लालबर्रा में अतिक्रमण की बड़ी कार्यवाही, देर शाम तक चलती रही कार्यवाही। मध्य प्रदेश शासन का फैसला, प्रमोशन पर नए पदनाम से राहत देने की योजना। कर्मचारी अधिकारियों में मिलीजुली प्रतिक्रिया। सरपंचों को कलेक्टर की 2 टूक, सरकारी राशि जमा करो वरना चुनाव से हो सकते हैं विरक्त। नगर पालिका को मिला छोटा पुल, शहर में जल प्रदाय व्यवस्था के लिए बनेगा स्टाफ डैम। वन अपराधों पर अंकुश लगा रहा बेल्जियम शेफर्ड डॉग चूम, 1 वर्ष में 6 बड़े अपराधों का किया खुलासा। और पद्मेश 24/7 न्यूज के बाद देखिए पद्मेश 24/7 की विशेष रिपोर्ट, जंगल कटता रहा, वन विभाग सोता रहा। तो ये थी अब तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।